नमस्कार। आज हम हमारे तिरंगे के बारे में बात करेंगे और जो हमारा ये मेन आज की जो टॉक है, इस टॉक का जो मेन मकसद है थोड़ा सा हिस्ट्री जानने। हिस्ट्री के बारे में एक अलग वीडियो है, बट आज का जो मेन मकसद है वो है कि जब हमारे नेशनल फेस्टिवल राष्ट्रीय पर्व, उसके बाद अगर हम देखते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी और खेलों का आयोजन में जो तिरंगा लहराया जाता है या उसका वहाँ पर यूज़ किया जाता है, उसके बाद जब बच्चे या इवन बड़े लोग भी उसको रोड पे फेंकते हैं, उसमें शायद कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि वो अज्ञानता है और वो नॉलेज और अवेयरनेस की कमी है। उसके कारण वो किसी की इंटेंशन नहीं है, बट वो हमारे तिरंगे को बहुत वो असम्मान है। उस चीज़ को हमने अवेयर कराने के लिए आज ये एक छोटा सा टॉक रखा है। चलो शुरू करते हैं। हमारे अगर हम तिरंगे के इतिहास में जाएं, 1857 में जब क्रांति इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था 1857 में, तब पहला झंडा आया था जिसमें अगर आप देखोगे यूनियन जैक और उसके साथ ये स्टार है। यूनियन जैक अगर आप ईसाई धर्म में देखेंगे तो ये क्रॉस का निशान है, उसी के मिक्सचर से लिया गया है। और ये यूनियन जैक है जो कि उस समय में हमारी कंट्री की कुछ रियासतें अंग्रेजों के अधीन होती थी, और जब वो अंग्रेजों के अधीन होती थी तो वो राजाओं को इस क्राउन से नवाजते थे जो वहाँ की महारानी के द्वारा नवाजा जाता था। बट लोगों ने बाद में एक सवाल उठाया कि ये तो इंडिया को किसी तरह रिप्रेजेंट करता ही नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जब इंडिया को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है ये, तो फिर 1906 में कलकत्ता में ये फ्लैग आया जिसमें आप देखेंगे 8 लोटस हैं, बीच में वंदे मातरम और एक साइड में सूरज और चांद दिखाया गया है। उसके बाद हमारे एक सोशलिस्ट सामाजिक रेनाउंड मैडम हुई हैं, मैडम बीकाजी कामा। उन्होंने दूसरी सोशल कॉन्फ्रेंस बर्लिन में जो जर्मनी में हुई थी, उसमें इस झंडे को लहराया था। इसमें ऊपर सप्तऋषि को दर्शाते हुए वंदे मातरम बीच में और एक साइड में हमारा अगर सूरज है तो दूसरी साइड चांद और एक स्टार के साथ। इसी की हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए फिर 1917 में मैडम एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व में होम रूल मूवमेंट आया था। उस होम रूल मूवमेंट में इस झंडे को लहराया गया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। इसका कारण था कि इस झंडे में और इस झंडे में काफ़ी समानताएं थी और लोग उस टाइम अंग्रेजों के शासन से छुटकारा पाना चाहते थे, तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं हुई। तो इसी के दशक के आसपास 1916 की बात है, जब हमारे पिंगली वेंकैया जी, जो ये फोटो आप इधर देख रहे होंगे, इनको गांधी जी और सोशलिस्ट जितने भी हमारे एक्टिविस्ट थे उन्होंने इनको काम दिया कि भाई झंडे का एक प्रारूप तैयार किया जाए। उस प्रारूप को तैयार करने के लिए इन्होंने 1916 में एक बुक निकाली जिसमें 30 देशों का झंडों का अध्ययन किया गया। और उस झंडों के अध्ययन करने के बाद इनका एक झंडा इन्होंने ये दिया जिसमें अगर बॉटम पे देखेंगे रेड कलर है, बीच में ग्रीन है और ऊपर गांधी जी के परामर्श से सफ़ेद पट्टी जोड़ी गई। रेड का मतलब हिंदू से था, ग्रीन का मतलब मुस्लिम से था, और गांधी जी का ये कहना था कि बाकी जो माइनॉरिटी हैं, रिलीजन हैं, उनको भी इसमें जगह मिलनी चाहिए, ये सबको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो और बीच में चरखा है जो हमारे देश का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है और हमारे आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, उसको लेकर के चला गया। तो हम पिंगली वेंकैया जी के बारे में अगर बात करें, ये आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के पास एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। इनका जन्म 2 अगस्त 1876 में हुआ था। उसके बाद इसी झंडे में को हम सबसे पहला भारत का झंडा भी कहते हैं। 1931 में
इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक नया झंडा आया, जिसमें सबसे ऊपर अगर आप भगवा रंग देखेंगे, बीच में सफ़ेद और ग्रीन है और चरखे की बीच में फोटो है। ऊपर ये सबसे बड़ा त्याग को दर्शाता है, बलिदान, त्याग। बीच में ये पीस, शांति को दर्शाता है, और ग्रीन जो है हमारा उस टाइम हरित क्रांति और हमारे फेथ, विश्वास को दर्शाता है। 1931 के बाद 22 जुलाई 1947 यहां पर इस झंडे को बनाने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ। ये एक्सेप्टेंस तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में इस झंडे का नहीं हुआ था, बट वहां पर एक कमेटी का गठन हुआ और झंडे की वहां से प्रारूप, फाइनल प्रारूप तैयार करने के लिए ये शुरू किया गया। अब बात ये आई कि 22 जुलाई 1947 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, विधानसभा, जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा ने फाइनली इस झंडे को एक्सेप्ट किया, जिसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। चरखे की जगह अशोक चक्र, जिसमें 24 स्पाइक्स हैं जो निरंतर प्रगति का प्रतीक हैं। और हम संविधान सभा के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, आपको पता होगा कि 25 जनवरी 1950 तक हमारे इलेक्शन नहीं हुए थे, क्योंकि उस टाइम हमारा संविधान बन रहा था। तो जो हमारे 389 मेंबर लिए गए थे संविधान सभा में, लेकिन पाकिस्तान के अलग होने के बाद उसमें से 90 मेंबर वापस चले गए थे, 299 मेंबर बचे थे। उसी संविधान सभा ने लोकसभा की भूमिका भी निभाई थी 25 जनवरी 1950 तक। तो उन्होंने 22 जुलाई 1947 को, हमारी जैसे आज़ादी से कुछ दिन पहले 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए हैं, इस झंडे को एक्सेप्ट किया था। तो ये तो इसकी हिस्ट्री है, बट हमारा जो आज का मेन मुद्दा है वो ये है कि जब हमारा फंक्शन हो जाता है 26 जनवरी 15 अगस्त, अगर ये सब हो जाते हैं, उनको होने के बाद अगर हमने झंडे का सही डिस्पोजल क्या करना है, क्योंकि झंडा जब आपको पड़ा मिलता है, देखते हैं कोई फेंक रहा है, तो आपके पास ये होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि उसको मैंने गाइड क्या करना है। कभी बच्चा है, छोटा बच्चा, आपका स्टूडेंट है, आपका साथ का कोई साथी है, तो इसको हम थोड़ा सा कवर करने के लिए सबसे पहले इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि 1950 में हमारा सबसे पहले झंडे के बारे में रूल आया था। उसी को हमने 1971 में फिर मॉडिफाई किया है, बट फाइनली 2002 का जो अभी आज के दिन है, इंडियन फ्लैग कोड 2002, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, इसके पीछे एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री है कि पहले आम आदमी को झंडा फहराने की आज़ादी नहीं थी। तो हमारे श्री नवीन जिंदल जी ने गवर्नमेंट से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से और न्यायालय से, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की कि हर आदमी को यह आज़ादी मिलनी चाहिए। तो उसमें वो एक पूरा लंबा टॉपिक है, उसके बारे में हम सेपरेट बात करेंगे इसके बाद। लेकिन वहाँ से इस हमारा जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया, और उस अमेंडमेंट के तहत ही ये हुआ कि हर आदमी झंडा फहरा सकता है। अब उसी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में ये बताया गया है कि झंडा किस मटेरियल का बन सकता है। ये काफी बहुत ही रोचक बात है इस बात को जानने के लिए। झंडा बनाने के लिए सिर्फ 3 ही मटेरियल यूज हो सकते हैं। एक है कॉटन, सूत, सूती झंडा, सिल्क ऑब्लिक वूल और खादी। क्योंकि खादी हमारा प्रतीक है, अगर आपको याद हो तो गांधी जी ने ये एक मोमेंट चलाया था कि खादी कपड़े पहनिए, जिससे कि जो फिनिश्ड गुड अमेरिका, यूरोप से आते थे, ब्रिटेन से आते थे, अगर हम उनका बाइकआउट करेंगे, हमारी इकोनॉमी अपने पास रही और हमारा रॉ मटेरियल लेकर के जो प्रॉफिट लेते थे, उससे हमारे को निजात मिलेगी। तो ये 3 तरह का। अब चौथा झंडा अगर आपने देखा होगा रोडों पे और सभी जगह मिलता है, बच्चों के हाथ में मिलता है, उसकी भी हमारी भाग 2 में, इसी के फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के भाग 2 के 10वें हिस्से में ये लिखा गया है कि किसी खास आयोजन में, जैसे राष्ट्रीय कोई त्योहार है और किसी खेल का आयोजन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वहां पर कागज का झंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन प्लास्टिक के झंडे की मनाही है। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्दर अवेयर कराने के लिए भारत सरकार ने 1 अगस्त 2018 को लेटर लिखा सभी स्टेट्स को, सभी सेक्रेटरीज को, कि वो इंश्योर करें आपके अपने एरिया में कोई भी
प्लास्टिक का झंडा ना बन रहा हो। शायद मेरे को ये लगता है कि वो लेटर सब तक नहीं मिला होगा या उसमें किसी थोड़ी बहुत अवेयरनेस की कमी के कारण ये रह गया। और मुझे ऐसा आज विश्वास है जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी या एक जो आदमी है जिसको उसकी जिम्मेवारी दी गई है अगर उसके पास पहुंचेगी तो वो जरूर इंश्योर करेगा, चेक और बैलेंसेस लगाएगा कि उसके एरिया में कहीं पर भी प्लास्टिक का झंडा ना बनाया जाए। वो कानूनन अपराध है, उसमें सजा भी हो सकती है। तो पेपर का झंडा उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। और ज्यादातर आपने पेपर के झंडे में, कागज के झंडों में ये देखा होगा कि वो कागज के झंडे ही रोड के बगल में पड़े हुए मिलते हैं। अभी बात आती है कि जब हम झंडे को किसी फेस्टिवल में लेके जाते हैं, गौरव के साथ ले जाते हैं, उसको गौरव के साथ ही हमने डिस्पोज करना चाहिए। ये मेन आज बात का मुद्दा है। इसको कैसे डिस्पोज करेंगे हम? इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है फायर, दूसरा तरीका है लैंड, यानी कि आग और जमीन। आपको ज्ञात होगा कि झंडे को अगर हमने कभी भी फायर के माध्यम से अगर डिस्पोज करना है और झंडे को अगर आपने देखा कहीं पड़ा है, अगर आपने उठा लिया तो सिंपल करना क्या है, ये एक आपका झंडा है। ये झंडे के हमारे आपको पता है 3 पट्टियां होती हैं, उसको 3 पट्टियों में ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद उसको एक फोल्ड ऐसे करेंगे, एक फोल्ड ऐसे करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। सिंपल इसका एक फोल्ड करने का ये तरीका है। इसको फोल्ड करने के बाद अगर आग के माध्यम से आप कर रहे हैं, जो हमारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है इसमें ये लिखा है कि एकांत में उसको आप बाय बर्निंग और बाय बर्निंग, मतलब जलाने से और दबाने से। जलाने का मतलब ये थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं मैं, झंडे को आग लगाना कानूनन अपराध है और ये झंडे का बहुत बड़ा अपमान है। आप अगर इस झंडे को ऐसे पकड़ते हैं और इसको आग लगाते हैं, ये बहुत बड़ा अपमान है। तो यहाँ पर करना क्या है, जो रूल के मुताबिक है उसमें आपने ये झंडा फोल्ड किया, साइज आपको पता है किस साइज का है, उसको उसी तरह से रिस्पेक्टिव प्लेस पर रखा जो सम्मानजनक स्थिति है। एकांत में जाकर के, कॉलोनी का कोई पार्क हो सकता है, बड़ा घर है तो उसका एक कॉर्नर हो सकता है। उसका मतलब सिर्फ ये है, जो मेरे को मालूम होता है, कि आप ऐसा ना हो कि रोड पर चलते चलते 4 लकड़ी रखें और वहां पर आग लगा दें और झंडा उसमें रख दें। वो सम्मानजनक स्थिति नहीं है। स्थिति सम्मानजनक ये है कि एक कॉर्नर में जाएं, झंडा वो लकड़ी रखें, उसके साइज के शेप के हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा कि ये बहुत इसके लिए काफ़ी है, जितना भी चाहिए। उस झंडे को ये आग आपने लगाई, वो लकड़ी में आग लगा दी आपने, आग धीरे धीरे जलने लगी, उसके ऊपर झंडे को आपने रखा है, ऐसे रख दिया। ऐसा रखने के बाद आप अगर सेना में हैं और अगर पुलिस में हैं, अगर आप सैल्यूट करने में निपुण हैं और कुशल हैं, तो आप झंडे को सबसे पहले मौन धारण करेंगे, जो कि 60 सेकंड का हमारा मौन होता है। 60 सेकंड के बाद आप झंडे को सैल्यूट करें और फिर आप अपने घर जा सकते हैं। एक प्रक्रिया है ये। दूसरी प्रक्रिया है लैंड से। 2002 में शायद जब कोड बना था, और हम तो पहले से ही जानते हैं कि लकड़ी का काफी इस्तेमाल होता था, उसमें ये लिखा गया है कि आप एक वुडन बॉक्स लें। शायद उस टाइम कार्डबोर्ड इंडस्ट्री, जो गत्ते की इंडस्ट्री है, इतनी डेवलप नहीं हुई है। अगर हम इतना रिजिडिटी भी रखेंगे तो शायद एक वुडन बॉक्स और उसकी प्रक्रिया थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, इसका सिंप्लीफिकेशन ये है कि झंडा की फोल्ड वही रहेगा जैसे आपने फोल्ड किया है। एक उसी के साइज का एक डब्बा लें, उसके अंदर ये रखें, डब्बे को वापस बंद कर दें। घर में जो भी आपका यंत्र है जिससे आप एक गड्ढा खोद सकते हैं, एक गड्ढा खोदने के लिए वही अगेन एकांत में, तो कोई ये कॉलोनी का पार्क हो सकता है, कोई एरिया हो सकता है, खुला एरिया हो सकता है, जंगल हो सकता है, जो भी जहां पर भी आपको ठीक लगे वहां पर ले जा करके आप एक गड्ढा खोद लें उसके साइज का। बट ध्यान रहे कि कोई ऐसा ना हो वो जो बॉक्स है 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद बाहर निकला है और वो खुल जाए, फिर झंडा वही रोड पर बिखरा हुआ मिले। बस उसका यही मतलब है कि उसको इतना गहराई में ले जाएं, इंश्योर करें कि वो बायोडिग्रेडेबल है
और वो कुछ दिन के बाद अपने आप ही डिग्रेड हो जाएगा और उसको वहाँ पर दबा दें। फिर प्रक्रिया वही आती है कि 60 सेकंड का मौन रखें। मौन रखने के बाद अगर आप सेना और पुलिस में हैं तो सैल्यूट करें। सैल्यूट करने के बाद आप घर जा सकते हैं। तो ये 2 प्रक्रियाएं हैं जो हमने उसको डिस्पोजल के लिए करनी है। अब आपको सिर्फ इतना थोड़ा सा यहाँ डाउट ये हो रहा होगा कि मैं कौन से झंडे की बात कर रहा हूँ। मैं सब झंडों की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग कागज के झंडे की भी मैं यही बात करता हूँ। कागज का झंडा अगर आपने नहीं गिराया है, आज मेरी आपसे अपील है, अगर आपने नहीं गिराया है, आपको पड़ा हुआ मिला है, तो आज ये आपको पता चल गया उसको डिस्पोज कैसे करना है। आप उसको उठा लें, एक पेपर में फोल्ड करें, अपनी पॉकेट में रखें। जब आप घर पहुंच जाते हैं, घर पहुंचने के बाद सिर्फ 5 मिनट का वक्त निकालें, क्योंकि झंडे का सम्मान सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है हमारे लिए, और इससे बड़ा देश का कोई प्रतीक नहीं हो सकता। तो इसलिए आज मेरे इस बात को, मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप अगर अध्यापक हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, हर स्टूडेंट को बताएं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को साथ बैठ कर के ये चीज़ दिखाएं, और अगर आपके साथी हैं, दोस्त हैं, सबको ये चीज़ इसकी जानकारी दें। शायद ये वीडियो पहुंचते पहुंचते 15 अगस्त हो जाए आप तक, और 15 अगस्त तक हो सकता है आप के बाद में भी पहुंचे, बट मेरी सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट है कि आने वाले 26 जनवरी को एक भी झंडा रोड पे पड़ा हुआ नहीं मिलना चाहिए। और जो बच्चे प्लास्टिक का झंडा लेकर के घूमते हैं, उनको ये पता होना चाहिए प्लास्टिक का झंडा बैन है। अगर हम उसको खरीदेंगे नहीं, उसकी डिमांड होगी नहीं, तो सप्लाई अपने आप ही बंद हो जाएगी। उसके आसपास में जो भी वहाँ पर अफसर, जो अधिकारी जिम्मेवार है, वो इंश्योर करेगा दैट इंडस्ट्री आसपास प्लास्टिक इंडस्ट्री झंडा ना बनाए। और इसके बाद ये आज डिस्पोजल की हम बात कर रहे थे, क्योंकि एक लंबा वीडियो हो जाता। इसके बाद मैं एक और छोटा सा वीडियो लेकर के आऊँगा जो हमारे स्कूलों में और विद्या संस्थानों में जो झंडा फहराया जाता है उसके सही विधि विधान क्या होते हैं, सही प्रोटोकॉल क्या होता है, वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। आज मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो उसको थोड़ा सा पीछे जाएं, फिर दोबारा देखें, तो आपको लगभग क्लियर हो जाएगा। और जब भी आप इसको देखते हैं, इसको अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं जब ये वीडियो बना ही रहा था तभी एक नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि 5 अगस्त 2021 को इशू किया गया है, जिसमें प्लास्टिक के झंडों को बैन करने के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक लेटर लिखा गया है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, जो मेरे को राष्ट्र निर्माण और मेरे को प्रेरणा मिली है देश के प्रति, देश प्रेम की भावना से, उसको ध्यान में रखते हुए, देश हित को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो, जो छोटा सा टॉक है, लोगों को एजुकेट करने के लिए कि रोड के बगल में झंडा ना फेंकें, अगर पड़ा है तो उसको सम्मानजनक तरीके से कैसे डिस्पोज करना है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।